हे बच्चों, आशा है आप अच्छी तरह से होंगे। एनएएस की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम गणित अभ्यास प्रश्न बैंक भाग 5 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न 81 से 100 तक संक्षिप्त हल देखेंगे। यह भाग आपको सप्ताह 9 और 10 के साप्ताहिक टेस्ट व मॉक टेस्ट सेकेंड के लिए उपयोगी होगा। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से किस संख्या में 5 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात शेषफल 0 होगा। तो हम सबसे पहले 5 के विभाज्यता का नियम देखें। जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 हो वह 5 से पूर्ण विभाजित होती है, अर्थात शेषफल प्राप्त नहीं होगा। तो हम ऑप्शन देखें। ए के ऑप्शन में इकाई में 4 है, बी के ऑप्शन में 0 है, सी के ऑप्शन में 3 है और डी के ऑप्शन में 2 है। तो आप ध्यान से देखिए, बी के ऑप्शन में 0 है शर्त अनुसार, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी 18,760। अगला 82 नंबर का प्रश्न है। एक संख्या दी गई है 5 अंकों की और इसमें एक खाली बॉक्स बना है। इस बॉक्स में हमें दिए गए ऑप्शन में से संख्या लेनी है और शर्त यह है कि यह जो संख्या लें आप, उसके बाद 5 अंकों वाली संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणे 3, तो यानी 9 से अगर विभाजित है तो वह संख्या 3 से भी पूरी विभाजित होगी। संख्या 3 से विभाजित होने का नियम है, आपको मालूम है कि जो भी संख्या हमको दी गई है हम उन संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे और जो योग है वह 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हम ऑप्शन ए देखें। तो ऑप्शन ए में है 3 और हम इस ए ऑप्शन को खाली स्थान में रख दें तो हमारे पास संख्या बनेगी 87,345। अब इनको जोड़ें, 8, 7, 3, 4, 5। इनको हम अंकों को जोड़ेंगे तो हमको जोड़ने पे मिला 27। चूंकि 27 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, जिसका आंसर 3 आएगा। आप कहें हम 4 रख के देख लें तो 4 रख के देख लीजिए, रखना नहीं है, आपका आंसर आ गया। इसलिए 8 में 7 जोड़िए तो हो गए 15 और फिर यहां पर 4 जोड़िए तो 15 4 19 और 4 23 और 5 28, जो कि 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है। तो इस तरह आप नियम लगा करके ऐसे सवालों को कर सकते हैं। अब देखें 83 नंबर वाला सवाल। निम्न संख्या में कौन सी संख्या 4 और 11 दोनों से विभाजित है। जल्दी ही हम आपको हो सकता है इसके बाद या फिर पूरे प्रश्न बैंक के बाद आपको हम एक महत्वपूर्ण सूत्र पर आधारित वीडियो देंगे, जिसे जरूर तैयार कर लीजिएगा और सूत्र नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आपको ये ऑप्शन वाले प्रश्न बहुत जल्दी बन जाएं। अब हम देखें तो सबसे पहले हम 4 और 11 में हम 11 का विभाज्यता का नियम का यूज करें। तो 11 की विभाज्यता का नियम है कि जो भी हमें संख्या दी गई है उसमें हम संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग करें और सम स्थानों के अंकों का योग करें और फिर उनका अंतर देखें। यदि अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इसमें हम देखें ऑप्शन बी वाला हम पहले ले रहे हैं क्योंकि यह इसका आंसर बी है। तो ए भी आपको हम लेके बता देंगे, तो पहले हम बी लें। अब बी में आप अगर इकाई से सम और विषम गिनोगे तो विषम होगा 2, 6, 9 और सम होगा 5, 4, 8। और अगर आप बाएं तरफ से गिनोगे तो 8, 4, 5 विषम होगा, 9, 6, 2 सम होगा। तो आप किसी भी तरफ से सम और विषम अंक ले लीजिए। अब हम इसके विषम और सम अंकों को लें तो हम लेते हैं 8, 4, 5। मान लो हमने बाईं तरफ से लिया विषम अंकों को तो योग आया 17। सम लें तो आएगा 9, 6,
2 तो आया 17। इस तरह सम और विषम अंकों का योग 17 आया। 17 में से 17 को घटाया 0 आया और 0 11 से विभाज्य है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। आप कहें कि हम ए वाला ऑप्शन लें, तो ए वाले ऑप्शन में देखें हम, अगर हम बाएं तरफ से विषम अंक लें तो 9 7 हो गए 16 और 8 हो गए 24। अब हम सम लें तो 4 8 12 और 4 16। अब 24 में से आप 16 घटाओगे तो 8 मिलेगा, यानी निश्चित तौर पर यह 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी। तो इस तरह के आपको जो भी संख्या दी, अब हमें इसी में आंसर मिल गया तो हम 4 का विभाज्य का नियम नहीं लगा रहे हैं। 4 का आगे हम जहां यूज होगा उसको हम बताएंगे। प्रश्न 84, हमें एक संख्या दी गई है जैसे ऊपर दी गई थी 5 अंकों की, और इसमें एक खाली बॉक्स है। अब उसी तरह का प्रश्न है कि इसमें हमें एक संख्या जो भी अंक दी गई है उसको रखने पर मिले तो वह 5 अंकीय संख्या जो है वह 6 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, तो कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो उसके गुणनखंड से भी निश्चित तौर पर विभाजित होगी। तो हम 2 का नियम भी देख लें और 3 का नियम भी। तो 2 के विभाज्यता का नियम है कि इकाई में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 का विभाज्यता का नियम आप ऊपर वाले प्रश्न में देख चुके हैं। अब यदि यहां पर हम इकाई में 2 रखते हैं तो हम जोड़ें तो 2 आ गया तो निश्चित तौर पर 2 से तो विभाजित होगी। अब 3 का नियम लगा के देख लें तो 9 और 7 16, 2 18 और 4 22 और 2 26 24, और 24 3 से विभाज्य है, इसलिए निश्चित तौर पर यह संख्या 6 से विभाजित होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जोड़ लीजिए। अगर हम खाली स्थान में 2 रखते हैं और अंकों को जोड़ते हैं तो 9 और 7 16, 2 18, 18 और 4 22 और 2 24। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अब हमें बी ऑप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखें प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। तो 8 के गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे आएगा और गुणित 2, और 6 में आएगा 2 गुणित 3। तो अब हमें यह देखना है कि 8 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो हम 3 का नियम लगा के देख लें, तो जिसमें 3 का नियम नहीं लगेगा वह यह जो ऑप्शन दिए हैं उसका सही होगा। तो हमने यहाँ चारों ऑप्शन लिए हैं और चारों संख्याओं के ऑप्शन में दी गई उनके अंकों को हमने जोड़ा है। जैसे पहला ऑप्शन है 56,916। अब इसमें हमने सभी अंकों को जोड़ा, 5 धन 6 धन 9 धन 1 धन 6 27। 27 3 से पूर्ण विभाज्य है। इसी तरह बी लिया 14,216, जोड़ा अंकों को तो 14 मिला। इसी तरह सी लिया 12 मिला और डी लिया 21 मिला। तो ध्यान से देखिए, ए सी और डी के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, परंतु जो बी वाला ऑप्शन है 14,216, इसका अंकों का योग 14 है और इसमें 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर जो बी वाली संख्या है 14,216, इसमें 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब देखें हम 86 नंबर का प्रश्न, संख्या 8,472 व 6,516 के योग में निम्न में से किस अंक से विभाजित जो योग है वह नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ लें। 8,472 धन 6,516 बराबर 14,988। अब पहला है ऑप्शन ए, तो ए का यानी 2 का संख्या का विभाज्य का नियम है कि इकाई में 0 या 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इसमें है 8, इसलिए यह 2 से विभाज्य है। 3 में क्या है कि इनको जोड़ लीजिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो देख लें हम
तो इसमें देखिए ध्यान से, 1 और 4 5, 5 और 9 तो हो गए 14, 14 और 8 हो गए आपके 22, 22 और 8 30, जो कि 3 से विभाज्य है। 4 में हम बाद में देख लें 4 का नियम, पहले हम 5 का देख लें, क्योंकि 5 का सरल होता है। इकाई में 0 या 5 होना चाहिए, और इसकी इकाई में 0 या 5 नहीं है, इसलिए हमें तुरंत ऑप्शन मिल गया कि इसका ऑप्शन डी क्या होगा, 5। जब भी 4 ऑप्शन में से वस्तुनिष्ठ टाइप के गणित के प्रश्न आए तो आपको जल्दी से ट्रिक लगा के हल करना है, बड़े रूप में हल नहीं करना है, क्योंकि वहां पर आपके पास समय कम होगा। इसीलिए हम संक्षिप्त में हल आपको भेज रहे हैं, परंतु आप जब साप्ताहिक टेस्ट दें तो आप जल्दी से उसी प्रश्न के पास में जल्दी से पेंसिल से हल करके, या रफ पन्ना है तो उसमें आप हल करके और जल्दी से उसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 3, 6, 9 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो हम देखें कि पूर्ण वर्ग कौन सी है। तो 9999 पूर्ण वर्ग ही नहीं है, और 810 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए और सी तो होगा ही नहीं। अब देखें बी और डी, ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग है और उसके इकाई में 0 है तो उनकी संख्या में या तो 2 शून्य हो, या 4 शून्य, या 6 शून्य, इस तरह से, यानी 2 के गुणे में 0 होना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ 1 शून्य, इसलिए सीधा सा यह है, इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो बी और डी में हम देखें 900 और डी में है 100। इसमें हमें देखना है 3, 6, 9 और 15 से विभाजित होने का नियम। तो हम सबसे पहले देखें 900। तो 900 में आप देखिए इसमें 3 का नियम भी लगेगा, 6 के गुणनखंड होते 2 गुणे 3, तो इसमें उसका भी आएगा, 9 का भी आएगा, 15 का होता है जो ऑप्शन 3 गुणे 5, तो इसमें 3 का भी नियम लग रहा है और 5 का भी नियम लग रहा है, इसलिए निश्चित तौर पर इसका ऑप्शन बी 900 होगा। प्रश्न 88, निम्न संख्या में कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है। तो सबसे पहले जो भी हमें ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, इनके सभी संख्याओं के अंकों को हम जोड़ रहे हैं। तो आप देखिए हमने जोड़ा है, ऑप्शन ए वाली संख्या 82,124 के अंकों का जोड़ है 17, इसी तरह दूसरे बी के ऑप्शन की संख्या का 21, सी का 15 और डी का 22। अब यहां पर हमें ये देखना है कि ये जो अंकों का जोड़ है इसमें 3 से किस में भाग जाता है। तो ध्यान से देखिए 17 में 3 का भाग नहीं जाता और 22 में नहीं जाता, यानी निश्चित तौर पर ए और डी ऑप्शन सही नहीं है। अब बी और सी सही है। अब बी और सी में से हम देख रहे हैं कि 3 का तो जा रहा है, लेकिन 4 का किस में जाएगा। तो हम 4 के विभाज्यता का नियम पहले देख लें। 4 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या के इकाई के अंक में दहाई के अंक का दुगना जोड़ने पर संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो अब बी वाली जो संख्या है इसमें इकाई है 2 और दहाई है 1, तो 2 में हमने दहाई 1 में 2 का गुणा करके जोड़ा, तो 2 धन 2 बराबर 4, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 56,712। अब आप कहेंगे कि आपने सी नहीं चेक किया, सी भी तो हो सकता है, तो हम सी भी आपको चेक करके बता देते हैं। 33,414 में इकाई है 4 और दहाई है 1। हम 4 में दहाई वाली संख्या 2 में 1 का गुणा करके जोड़ेंगे, तो 4 धन 2 बराबर 6, और 6 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी आपने जो भी प्रश्न देखे 88 तक 81 से, इसमें सभी संख्याओं से विभाज्यता के नियम हैं, तो पहले विभाज्यता के नियम याद कर लीजिएगा, और जो भी इस तरह के प्रश्न हो उनमें जल्दी से आपको नियम लगा करके और चेक कर लेना है। अब 89 प्रश्न देखें, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण हों
में 4:5 है, तो उनकी मापें क्या होंगी? तो जो आसन्न कोण है उसमें है 4:5। हमने इनके पहले वाले जो आपको वीडियो भेजे उसमें बताया है कि जब अनुपातिक प्रश्न हो तो किसी भी प्रकार का, तो उसमें हम 4x और 5x मान लेते हैं। तो हम मान लें कि आसन्न कोण 4x और 5x है। अब आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ दें, 4x धन 5x बराबर 180। हल कर लीजिएगा तो आपको हल करने पर मिला x बराबर 20। अब आसन्न कोण कौन कौन से होंगे? तो हमने माने थे 4x और 5x, तो 4x बराबर 4 गुणे 20 बराबर 80, 5x बराबर 5 गुणे 20 बराबर 100। ऐसे प्रश्न आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। अब देखें हम प्रश्न नंबर 90। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 5x ऋण 5 और 10x धन 35 है, तो इन कोणों का अनुपात क्या होगा? अभी आपने अनुपात में देखा था, फिर कोण का मान। अब कोण के मान दिए हैं और अनुपात में, तो सबसे पहले हम फिर वही नियम लगाएं कि जो आसन्न कोण हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो हम 5x ऋण 5, 10x धन 35, इनको हमने जोड़ा और बराबर में लिख दिया 180। हल करने पर हमें x का मान मिला 10। अब ये जो कोण है, पहला कोण था 5x ऋण 5, तो हम 5x ऋण 5 में x का मान 10 रख के देख लें, तो बराबर 5 कोष्टक में 10 ऋण 5 बराबर 50 ऋण 5 बराबर 45। दूसरा कोण था हमारे पास 10x धन 35, x का मान हम 10 रखें तो 10 कोष्टक में 10 धन 35 बराबर 100 धन 35 बराबर 135। अब हम 45 में 135 का भाग दे दें, अनुपात निकालना है, और आप काट दीजिएगा। तो काटने पर आपको मिलेगा 1/3, यानी अनुपात होगा 1:3। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा 1:3। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न नंबर 91। नीचे दी गई आकृति में PQRS और QSRT एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज बने हैं। यदि QR लंब, इस चिन्ह को लंब का निशान पढ़ते हैं, QS, तो QTR की माप क्या होगी? अब इस चित्र में यह कोण P 30 दिया है, बाकी को हमने मान लिया है, जैसा चित्र में कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 के रूप में हमने मान लिया है। अब हम देखें इसमें सबसे पहले कि क्या क्या हमको दिया है। तो इसमें दिया है QR मतलब कौन सी भुजा? QR यानी ये चित्र में, और QS मतलब ये, एक दूसरे पर लंब। लंब का मतलब होता है कि 90 का कोण बन रहा है। तो कोण 4 90 अंश का होगा। और कोण P आपको कितने का दिया है? 30 अंश का। अब हम फिर से देखें तो ये जो आधार है SR, इस पर दो समांतर चतुर्भुज बने हैं, जैसा वो कह रहे हैं PQRS, और एक बना है QTRS, ये वाला एक समांतर चतुर्भुज, और एक ये वाला जिसे हम कर्सर से बता रहे हैं। अब फिर से देखें तो ये जो PQRS है यह एक समांतर चतुर्भुज है, और कोण 1/3 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 का मान हमको कितना मिल गया? 30, क्योंकि ये P के बराबर था। अब फिर से देखें, अब हमें ये जो त्रिभुज है S या QRS का है, तो इसमें हमें 4 का मान मिल गया 90, और 1 का मिल गया हमें कितना? 30। तो इस त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ दीजिए, कोण 1 धन, कोण 4 धन, कोण 2, तो 180 हो गया। अब मान रख दीजिए, कोण 1 का मान रख दीजिए, और जो हमारा कोण 4 है उसका मान रख दीजिए, 1 का 30 और 4 का 90। कोण 2 को हल कर लीजिए, तो कोण 2 आपको मिलेगा 180 ऋण 120, यानी कोण 2 मिल गया आपको 60 अंश। अब फिर से हम चित्र में देखें तो अब हमें कोण 2, यानी जैसा हम बता रहे हैं आपको, ये कोण 2 हो गया हमारा कितना?
60 अंश। अब ये वाला जो चतुर्भुज है कौन सा, क्यू टी आर एस, तो ध्यान से देखिए कोण 2 और कोण 3 सममुख कोण है, तो कोण 3 कितने का होगा, 60 का, तो कोण 3 बराबर 60। अब प्रश्न में ये पूछा गया था कि क्यू टी आर जिसे हम कोण 3 का नाम हमने दिया है, इसकी माप क्या है, तो आपको स्पष्ट मिल गई कितनी, 60 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब हम देखें प्रश्न नंबर 92। इसमें आपको दिया गया है कि एक समचतुर्भुज है ABCD और उसके विकर्ण बिंदु O पर काट रहे हैं, और इन विकर्ण के जो भाग हैं, पूरे पूरे भाग नहीं दिए, आधे भाग दिए, यानी OC का मान 3 और OD का मान 4। आपको बताना है कि इस समचतुर्भुज की भुजा की माप क्या हो। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कोई भी समचतुर्भुज, नियम होता है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब 90 अंश। तो निश्चित तौर पर जैसा हम बता रहे हैं कि त्रिभुज OCD ये समकोण त्रिभुज होगा, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमारे पास मिलेगा DC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। और इसे हम हल करके जो देखें तो हमने ये जो बोला उसी को हमने यहाँ लिख दिया है कि लंब समद्विभाजक होते हैं विकर्ण। फिर इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, तो हमें DC का मान मिलेगा करनी 25, यानी 25 का वर्गमूल 5। तो हमारे पास उत्तर आएगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 93। आयत ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। यदि AO बराबर 2x धन 4 और OD बराबर 3x धन 1 हो तो x का मान कितना होगा। यहाँ पर आयत की विशेषता लगेगी या गुण। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये विशेषता होती है आयत की। नीचे हमने भी लिख भी दिया है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए कि बिंदु O पर काट रहे हैं, तो AC विकर्ण और BD विकर्ण बराबर होंगे। अब बराबर हैं तो आधा भाग भी बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित, जैसे 10 बराबर 10 तो आधा होगा 5 बराबर 5। तो यहां पर BD बराबर है AC के। अब आधा कितना होगा, मान लो BD का आधा लें तो होगा 3x धन 1, AC का आधा लें तो 2x धन 4, OA के बराबर। तो हमने लिखा है BD बराबर AC या OD बराबर OA। मान रख दिया 3x धन 1 बराबर 2x धन 4। हल किया तो हमें x का मान मिला 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है 94। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी। तो यहां पर पिछले प्रश्न में आपने देखा इसी वीडियो में कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हमें अनुपात में दिए गए हैं 3:2। तो हम आसन्न कोण मान लेंगे कि 3x और 2x हैं, और आपने देखा कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 3x धन 2x बराबर 180 अंश। अब हम इसको हल कर लें तो x का मान मिला 36। अब हम देखें समांतर चतुर्भुज ABCD में आसन्न कोण। अगर हम ABCD लें तो A और B आसन्न कोण होंगे। तो कोण A बराबर होगा 3x बराबर
3 कोष्टक में x का मान रख दीजिए 36, तो आया 108। कोण B बराबर 2x बराबर 2 कोष्टक में 36 बराबर 72। अब 4 कोण निकालना है। तो जब आप चतुर्भुज वाली आकृति बनाते हो तो कोण A के सम्मुख होगा C और B के सम्मुख होगा D। तो C A के बराबर होगा और D B के बराबर। तो कोण C होगा 108 और कोण D होगा 72। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन होगा A सही, 108, 72, 108, 72। नेक्स्ट प्रश्न 95। किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण SRQ 120 अंश है तथा QP को बिंदु T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण TSP 50 अंश है तो कोण PTS का मान क्या होगा? अब ध्यान से देखें चित्र में कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और कोण SRQ है 120 अंश और TSP है 50 अंश। ये हमको दिया गया। अब हमने यहां पर मान लिया है कोण 1, कोण 2, कोण 3। ये हमने मान के चले कि इनको हमने कोण का नंबरिंग कर दिया। तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम चित्र में देखें, समांतर चतुर्भुज में कोण 1 बराबर होगा कोण 120 के। क्यों? क्योंकि यह सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के। कोण 1 का मान मिल गया। अब कोण 1 धन 2 बराबर होगा 180 अंश, क्योंकि ये रेखीय युग्म है। अब हम यहां पर कोण 1 का मान 120 रख दें तो हमें कोण 2 का मान मिल गया 60 अंश। अब हमें कोण 2 का मान मिल गया 60 अंश। अब हमें कोण 3 निकालना है तो हम त्रिभुज लेंगे TPS और इन तीनों कोणों को जोड़ के लिख देंगे हम 180 अंश। तो त्रिभुज PTS में कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। तो कोण 2 60 अंश के बराबर होगा, कोण 3 हमें नहीं मालूम और कोण 50 का मान हमको दिया था। तो अब हम इनको जोड़ के लिख दें 180 और हल करें तो कोण 3 बराबर हमको मिलेगा 180 ऋण 110 बराबर 70 अंश। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन होगा बी 70 अंश। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में RISK और CLUE दो समांतर चतुर्भुज हैं, तो x का मान निकालिए। अब हम अच्छे से पहले आकृति को देख लें। RISK ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। दूसरा है CLUE ये एक समांतर चतुर्भुज है और यहां पर x लिखा हुआ। साथ ही हमको यहां पर कोण जो दिया गया है k का मान उसका 110 और l का 70। अब हम इसको हल करें समांतर चतुर्भुज के नियमों को लगाते हुए। सो ध्यान से देखिए, जो समांतर चतुर्भुज है RISK ये वाला, तो इसमें कोण 1 बराबर होगा 110 के, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। अब फिर से देखें, कोण 1 धन कोण 2 ये रेखीय युग्म है, तो इनका जोड़ होगा 180। इस प्रकार कोण 2 का मान हमारे पास आ गया 70। आगे देखें, समांतर चतुर्भुज CLUE में ध्यान से देखिए, ये एक LU और CE समांतर रेखाएं हैं और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो कोण यहां पर जो लिखा हुआ है 3, कोण 3 बराबर होगा कोण 70 अंश के बराबर, कोण L के। तो इस प्रकार कोण 3 बराबर 70 अंश के, क्योंकि ये संगत कोण है। अब यहां पर हमने जो कोण 4 लिखा है, कोण x के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें इस त्रिभुज को ले लें OIC और तीनों कोणों को जोड़ के हम 180 के बराबर लिख दें। कोण 3 धन कोण 2 कोण धन
4 बराबर 180 अंश। अब हमने 2 का मान रखा है 70, 3 का भी रखा है 70, 4 हमको निकालना है बराबर 180 अंश। हल करने पर कोण 4 का मान आया 40 अंश। अब कोण 4 वास्तव में किसके बराबर है? x के। ये हम देख चुके हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, तो x का मान 40 अंश होगा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। समांतर चतुर्भुज कोणों के बारे में कुछ हम अलग से आपको कोणों के बारे में भी, विभिन्न कोणों और उनके संबंध के बारे में भी हम जब सूत्र या परिभाषाओं का वीडियो भेजेंगे तो उसमें हम आपको स्पष्ट तौर पर समझा देंगे। अब 97 प्रश्न, ऐसे प्रश्न आप बहुत सारे पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं, आयत चित्र या दंड आलेख के द्वारा। 97 प्रश्न। आयशा और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। इनके 6 विषयों के परीक्षा के अंक आपको दिए गए। आयशा के डैश डैश करके हैं और नेहा के खाली आयत के रूप में बने हुए हैं। अब ये आपके सामने एक चित्र है और हम प्रश्न को देखें कि प्रश्न क्या हमारा। इसमें हमें बताना है कि इस चित्र को देख करके, दंड आलेख को देख करके आपको बताना है कि ये 4 कथन में से कौन सा कथन सही है। तो हम देखते जाएंगे चित्र को और हल करते जाएंगे। पहला है, हिंदी में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक है। तो हम देखें, हिंदी में आयशा के अंक 70 हैं और नेहा के कितने हैं? 65। तो हो गए, अंतर घटाने पर हमको मिलेगा 5। जबकि यहां पर इस वाले चित्र में आप देख रहे हैं संस्कृत में कि नेहा के हैं 80 और आयशा के हैं 55, यानी ज्यादा अंतर है, तो यह सत्य नहीं है। अगला है, सामाजिक विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर 25 है। तो सामाजिक विज्ञान में हम देखें 80 अंक हैं आयशा के और नेहा के 65। अब 80 में से 65 को घटा दीजिए तो अंतर आएगा आपका कितना? 15। जबकि ये कह रहे हैं कि 25 है, तो यह भी सही नहीं है। अगला है, विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर हिंदी के प्राप्तांकों के अंतर के बराबर है। तो हिंदी में आपने देखा अंतर है 5। अब विज्ञान में देखें तो विज्ञान में आयशा के हैं 75, नेहा के हैं 70, अंतर हुआ 5। यानी हिंदी और विज्ञान में अंकों का अंतर 5 एक सा आया, यानी इसका सही आंसर होगा सी। इसी को हमने हल करके भी नीचे लिख दिया है, जैसा अभी हमने आपको समझाया। नेक्स्ट प्रश्न है 98। यह भी दंड आलेख का है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए दंड आलेख किसी स्थान के एक दिन के विभिन्न समय पर रिकॉर्ड किए गए तापमानों को दर्शाता है। तो कौन सा कथन सही है? देखते जाइए, हम आपको इसमें समझाते जाते हैं। ए, सर्वाधिक तापमान 8 AM पर रिकॉर्ड किया। तो अब 8 बजे देखिए कितना है? 7 डिग्री सेल्सियस। जबकि सबसे ज्यादा कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस 10 बजे। इसलिए यह कथन सही नहीं है। बी, 8 AM और 9 AM पर ताप बराबर है। तो अब देखें हम, 8 बजे कितना है? 7 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे कितना है? 7 डिग्री सेल्सियस, यानी बराबर है। यानी हमारा कथन बी सही है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, एक दंड आलेख हमको दिया गया है जिसमें विभिन्न विषयों, विभिन्न वर्षों में किसी शाला के नव प्रवेशित बच्चों की संख्या दी गई है। प्रश्न है कि किस वर्ष नव प्रवेशित
बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ऊंचा दंड आलेख हमारा 2006-07 का है, जिसमें 70 बच्चों ने प्रवेश लिया। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी 2006-07। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में बच्चों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले खेलों को बताया गया है। जैसे आप आयतचित्र या दंड आलेख को देख करके व्याख्या कर सकते, ऐसे ही आप पाई चार्ट को या वृत्त चित्र को देख के भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बारे में कक्षा 8वीं में पाठ है, उसमें समझाया गया है। हम आपको कैसे बनाते हैं ये सब चीजें हम आपको उसमें समझा देंगे। अब देखें कौन सा कथन सही है। ए, बच्चों को क्रिकेट की तुलना में खो खो अधिक पसंद। तो क्रिकेट वाला भाग देखिए और खो खो वाला, तो कौन सा भाग आपको इस पाई चार्ट में ज्यादा दिख रहा है? क्रिकेट वाला। खो खो वाला कम। जबकि ये क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट की तुलना में खो खो अधिक पसंद है, जबकि यह सही नहीं है। तो ये सही नहीं है कथन। अगला, फुटबॉल की तुलना में बच्चे कबड्डी अधिक पसंद करते हैं। फुटबॉल का भाग देख लीजिए, कबड्डी का देख लीजिए, तो ज़्यादा फुटबॉल का है, कबड्डी का कम है। ये कह रहे नहीं कबड्डी ज़्यादा खेलते हैं, इसलिए यह भी असत्य है। अगला, सर्वाधिक बच्चों को कबड्डी पसंद है, सबसे ज़्यादा भाग तो फुटबॉल का है, तो ये भी सही नहीं है। अगला है, समूह के आधे बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो देखिए इस चित्र में आधा भाग फुटबॉल का है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार आज आपने 100 तक के प्रश्न बैंक को देखा, समझा। आप हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और घर पर पढ़ करके जाइएगा और अपने शाला में अपने विषय शिक्षक से जो भी यदि कोई बात आपको स्टेप न समझ में आया हो तो अवश्य समझिएगा। थैंक यू।